तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस। और आज हम करेंगे फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं फाइल सिस्टम। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, करना है स्टार्ट। तो कुछ ऐसा होता है कि जब हम फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। क्या इश्यूज आते हैं, किस चीज़ को लेकर इश्यूज आते हैं कि फाइल्स कैसे स्टोर करनी है। बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल्स है, बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत सारी फाइल्स हैं, तो उन्हें कैसे मैनेज करना है, स्टोर करना है ऑन द हार्डवेयर। हमें हार्डवेयर पे स्टोर करना होता है ना, तो वो सब कैसे करना है। स्पेस किस तरीके से सेकेंडरी स्टोरेज में एलोकेट होती है, ट्रैक कैसे रखा जाता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें फाइल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते समय ध्यान दी जाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे। तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो भी डिस्क होती है, वो हमें दो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। बस बहुत सारी करती है, बट दो जो कि फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती हैं। वो क्या फंक्शनैलिटीज हैं कि जो भी ये ब्लॉक्स हैं, इनको हम इरेज करके रीराइट कर सकते हैं, पहली तो ये। और दूसरी एबिलिटी कि हम कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी भी कोई भी ब्लॉक एक्सेस कर सकते हैं। अपना मैग्नेटिक हार्ड डिस्क होगी तो सी स्कैन के थ्रू, और अगर एनवीएम होगी तो एफसीएफएस के थ्रू। और इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हमने डिस्कस किया ही था कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, वी परसीव इट एज अ लॉन्ग टेप ऑफ ब्लॉक्स। तो उसको हम कुछ एक पर्टिकुलर ब्लॉक साइज में डिवाइड करके, अकॉर्डिंग टू हाउ द हार्डवेयर इज कॉन्फ़िगर्ड, ब्लॉक्स में डिवाइड करके ब्लॉक्स के ऊपर इनपुट आउटपुट्स परफॉर्म करते हैं। दैट इज मच मच फास्टर देन रिट्रीविंग ईच बाइट ऑफ डेटा। द मेजर इशू वाइल डिजाइनिंग अ फाइल सिस्टम कम्स की अपना ये यूजर जो है, यूजर को क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा वो फाइल सिस्टम, है ना। और दूसरी चीज, जो ये लॉजिकल एंटिटी हमको दिख रही है, ये अपनी फिजिकल डिस्क पे हमने कैसे मैप कर रखी है। तो ये दो इश्यूज आते हैं फाइल सिस्टम को क्रिएट करते समय, या फिर ये चैलेंजेस हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर द डायग्राम जो हमने पिछली बार देखा था कि एक डिवाइस होती है, डिवाइस कंट्रोलर होता है, इंटरफेस होता है, फिर यहाँ पे कंट्रोलर्स होते हैं बहुत सारे, फिर यहाँ पे अपना सीपीयू रैम होती है। तो डिस्क के केस में क्या होगा, डिस्क के केस में डिस्क का कंट्रोलर होगा, यहाँ पे एक डिवाइस कंट्रोलर होगा, इंटरफेस होगा, साटा या फिर यूएसबी कुछ भी हो। उसके बाद यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होगा, या फिर हार्ड डिस्क कंट्रोलर होगा। एंड एट द एंड यहाँ पे ओएस होगा रैम के अंदर, जिसमें डिवाइस ड्राइवर्स होंगे, जो कि इसको इनपुट आउटपुट वाले कंट्रोलर को या फिर हार्ड डिस्क के कंट्रोलर को मैसेजेस भेजेंगे कि अब क्या करना है। आपका फाइल सिस्टम यहाँ ओएस के अंदर है ना, तो यहाँ रिजाइड करेगा। अब जैसे मैंने इससे बोला कि भाई ब्लॉक नंबर 10 लेके आओ, तो होगा क्या कि हमने देखा था मेमोरी मैप डायो, आपको याद होगा, हमने देखा था जस्ट अभी। तो डिवाइस ड्राइवर इस कंट्रोलर के रजिस्टर्स में कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख देगा कि यार ये काम करना है, डेटा लेके आना है, क्या करना है, जो भी है। फिर आयो कंट्रोलर जो भी सिग्नल्स भेजना होगा डिवाइस कंट्रोलर को, वो भेजेगा। उसके हिसाब से डेटा ये रिटर्न करेगा और यहाँ पे अपने रजिस्टर्स में लाके रख लेगा। फिर ये डेटा फ्लश हो जाएगा रैम पे, या फिर हार्ड डिस्क पे, या फिर सीपीयू पे, जहाँ पे भी, वटेवर। तो अभी देखते हैं कि एक्चुअली फाइल सिस्टम दिखता कैसा है। तो जैसे मैं यूजर हूँ, मेरे सामने कंप्यूटर रखा है, ठीक है, मैं यूजर हूँ, मेरे सामने ये कंप्यूटर रखा हुआ है, ये वाला। फॉर एग्जांपल मैंने ये खोल लिया, से ये फाइल सिस्टम्स हैं बहुत सारे, डिस्क के ऊपर फाइल सिस्टम्स चल रहे हैं, तो ये मैंने खोल लिया। तो यहाँ पे मुझे ऐसे फाइल सिस्टम दिख रहा है, फाइलें दिख रही हैं। अब इसके पीछे कुछ कोड लिखा होगा ना, जो ये एक्सप्लोरर मैंने अभी खोला था, ये वाला एक्सप्लोरर, इसका भी कुछ कोड होगा एक्सप्लोरर का कि यार हार्डवेयर में जाके देखो कौन कौन सी हार्ड डिस्क है, क्या है, जाके लेके आओ, बताओ कि उसका साइज क्या है, कितना खाली कितना कम है। फिर अगर मैं इसको खोलूंगा, लेट से फॉर एग्जांपल सी ड्राइव मैंने खोली, तो समझ बहुत सारी फोल्डर्स और फाइल्स दिखे लाइक दिस। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा, एक लॉजिकल फाइल सिस्टम का कोड लिखा होगा इसके पीछे। तो अभी हम जनरल एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि लॉजिकल फाइल सिस्टम इंटरेक्ट करता है एक मॉड्यूल से, जिसका नाम होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल को ये पता होता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे किस हार्ड डिस्क के किस ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रही है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल को ये भी पता होता है कि भाई कौन सी स्पेस खाली है, कौन सी भरी हुई है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल के पास होती है। दिस इन टर्न इंटरेक्ट्स विद अ बेसिक फाइल सिस्टम। ये जो बेसिक फाइल सिस्टम होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ओएस। एक्चुअली ये भी ओएस का ही पार्ट होता है, बट दिस इज मच मच हायर लेवल। बेसिक फाइल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द ओएस विच इशूज सिस्टम कॉल्स। तो वो सिस्टम कॉल्स इशू करता है ये बताने के लिए कि अब कौन से हार्डवेयर पे क्या काम होने जा रहा है। और सिस्टम कॉल्स जाती किसके पास है, सीधे जो आपका हार्डवेयर के ऊपर जो भी कंट्रोलर्स होते हैं, आईओ कंट्रोलर वगैरह। तो यहाँ पे आपका आईओ कंट्रोलर या फिर हार्ड डिस्क कंट्रोलर होगा, जो भी होगा आपके मदरबोर्ड के ऊपर, उसके पास कॉल जाएगी, और वहां से लोकली जो भी आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी,
ये आपकी डिवाइस हो गई, वहां तक पहुंचेगा सिग्नल। तो ये पूरी हायरार्की है। आप देख सकते हैं कि ओएस, इतना हिस्सा अपना ओएस का है, ये यूजर है और ये अपना हार्डवेयर है। सबसे पहले लेक्चर में ओएस की क्या डेफिनेशन पड़ी थी, हार्डवेयर को यूजर से इंटरफेस कराने की जिम्मेदारी ओएस की, तो वो वही कर रहा है। ये तो फाइल सिस्टम का एग्जांपल हुआ, बाकी और भी हमने बहुत एग्जांपल्स देखे। सबसे ज्यादा विजिबल तो इनपुट आउटपुट में हुआ कि भाई कैसे इंटरफेस करा रहा है यूएस ओएस यूजर से। अच्छा, जो फाइल सिस्टम होता है वो कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स का यूज करता है। ये एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपकी डिस्क पे या रैम पे या कहीं ना कहीं होते हैं, तो वो उनका यूज करके ये सारी चीजें मैनेज करता है। फाइलों को मैनेज करना, फाइल लाना ले जाना, तो वो इन सब का यूज करके फाइल्स मैनेज करता है। स्ट्रक्चर्स वो कौन कौन से, वो हम देखते हैं। एक होता है बूट कंट्रोल ब्लॉक। बूट कंट्रोल ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होती है जिसकी जरूरत ऑपरेटिंग सिस्टम को तब पड़ती है जब वो बूट होता है। मतलब कि जैसे देखिए, ये लेट्स से हमारा हार्ड डिस्क है और इसमें हमने 2-3 पार्टीशन कर रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो पार्टीशन है ये सी ड्राइव है और इसमें एक बूट कंट्रोल ब्लॉक है। ये डी ड्राइव हो गया, ये ई ड्राइव हो गया। अच्छा, अगर इस डिस्क के अंदर ओएस रिजाइड करता है, यहाँ पे ओएस है, तो ये जो बूट कंट्रोल ब्लॉक होता है ये एम्प्टी नहीं होगा। बाकियों में एम्प्टी होगा ये, लेकिन इसमें एम्प्टी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वो वाइटल इंफॉर्मेशन है जिससे कि ओएस लोड होगा। अभी हमने देखा था ना कि जब कंप्यूटर बूट होता है तो क्या क्या होता है, बायोस में क्या प्रोग्राम्स होते हैं, कौन क्या लोड करता है। तो बूट कंट्रोल ब्लॉक अगर ओएस डिस्क में होता है तो वो एम्प्टी नहीं होता है। यहाँ पे डेटा होता है कि ओएस को किस तरीके से लोड करना है। नेक्स्ट अप वी हैव वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक। वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक इज नथिंग बट वो इतना बताता है कि डिस्क के कितने पार्टीशन है, कौन सा पार्टीशन कहां से कहां तक है, किसका कितना साइज है, किसमें कितनी फ्री स्पेस है, बस इतना बताता है वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, एक तरीके का टेबल है जो कि कहीं पर रखा है हार्ड डिस्क में। फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का एक टेबल होता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का, जिससे पता चलता है कि कौन सी डायरेक्टरी कहाँ लिंक करती है, किस डायरेक्टरी के अंदर कितनी डायरेक्टरीज हैं और कितने फाइल्स हैं। देन वी हैव पर फाइल एफसीबीज, मतलब कि फाइल कंट्रोल ब्लॉक्स। फाइल कंट्रोल ब्लॉक इज नथिंग बट वो जो हमने फाइल के एट्रीब्यूट्स देखे थे ना, तो जितने भी फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको इकट्ठा करके एक ब्लॉक में रख लेते हैं, उसको बोलते हैं फाइल कंट्रोल ब्लॉक, बस। और हर फाइल का अलग एफसीबी होता है। डायरेक्टरी वही बताता है कि यार मेरे अंदर ये फाइलें हैं, तो इस नाम की जो फाइल है इसका एफसीबी यहाँ पे रखा हुआ है, बस इतनी सी बात। तो ये सारी चीजें स्टोर होती हैं हार्ड डिस्क में। अच्छा, प्लस कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रैम में स्टोर होते हैं। रैम में क्या क्या स्टोर होता है, स्टोर होता है माउंट टेबल। माउंट टेबल मतलब कि कितने वॉल्यूम माउंटेड है। जैसे कि मेरे पास 2 हार्ड डिस्क हैं, 2 हार्ड डिस्क में 6 पार्टीशंस हैं, मतलब हर ड्राइव में 3 तो 2 ड्राइव में 6, तो वो 6 के 6 पार्टीशंस का डेटा माउंट टेबल में चला जाएगा। तो ओएस को ये बता रहेगा कि यार ये जो वॉल्यूम है ये माउंटेड है, ये दिखाना है मुझे यूजर को। फिर एक कैश डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, बस ये इसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का एक कैश होता है रैम के अंदर, बस। देन वी हैव ओपन फाइल टेबल्स, मतलब कि कितनी फाइल्स इस समय ओपन है, एक्सेस हो रही हैं, करेंटली देयर दीज फाइल्स आर इन एक्सेस, उसका टेबल होता है। ये एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम वाइड और एक होता है प्रोसेस वाइज। सिस्टम वाइड मतलब कि पूरे सिस्टम में इस समय पे कितनी फाइल एक्सेस हो रही है, सारी इसमें होती है। प्रोसेस वाइज सेग्रीगेट्स की ये प्रोसेस ये फाइल एक्सेस कर रहा है, ये प्रोसेस ये फाइल एक्सेस कर रहा है, बस। एंड लास्टली बफर्स होते हैं, दे जस्ट रिटेन ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, मतलब कि हो सकता है कुछ डेटा राइट करना हो तो वो ब्लॉक्स रखे होंगे, या तो रीड करके कुछ ब्लॉक्स रखे होंगे जो कि हमें यूजर को दिखाने या कुछ करना है, समथिंग लाइक दैट। सो बफर जस्ट होल्ड्स सिस्टम ब्लॉक्स, मतलब ये जो हमने यहाँ पे ये जो हमने ब्लॉक्स डिस्कस किए थे ना, यही ब्लॉक्स होते हैं। तो ये तो कुछ उन स्ट्रक्चर्स की बात हो गई जो कि फाइल सिस्टम यूज करता है चीजें मेंटेन करने के लिए। एक चीज होती है डायरेक्टरी इंप्लीमेंटेशन। डायरेक्टरी के हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे। अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्टरी इंप्लीमेंट किस तरीके से करेंगे, उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है हैश्ड। लीनियर इज नथिंग बट इफ यू हैव अ डायरेक्टरी, तो उसमें हम एक लिस्ट रखते हैं फाइल्स की, F1, F2, F3, लेट्स से माइट बी dir2। अब इसके अंदर भी लिस्ट होगी F6, F7, इसके अंदर और लिस्ट होगी फाइल 4, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरीके की लिस्ट होती है जिससे हमें पता चलता है कि इस डायरेक्टरी में ये फाइल्स हैं। नाउ द मेन डिसएडवांटेज है, आप देख ही सकते हैं कि यार अगर मुझे फाइल 4 नाम की फाइल क्रिएट करनी है
तो इसको ढूंढने में तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, लीनियरली मुझे चलना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप चाहें कि इस लिस्ट को सॉर्ट करके रख लें तो आपको जब भी इंसर्ट करना होगा डेटा इसमें तो आपको बड़ी मेहनत लगेगी। अनदर थिंग इज कि आप हैश करके रख लें। लेट्स से फाइल नेम है F1, तो F1 को अगर हम हैश करेंगे इस फाइल नेम को तो हमें कोई एक एड्रेस मिलेगा मेमोरी का या फिर हार्ड डिस्क का कि यहाँ पे ये फाइल F1 रिजाइड करती है। तो कुछ इस तरीके से एक हैश टेबल बन जाती है डायरेक्टरी की रादर देन अ लिस्ट। तो इसमें सर्चिंग काफी आसान हो जाती है, इंसर्शन डिलीशन भी आसान हो जाता है। प्रॉब्लम इसके साथ बस ये है कि इसका साइज फिक्स्ड होता है। जैसे हमने 64 साइज फिक्स कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। साइज बढ़ाने के बाद दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि ये हैश फंक्शन अपडेट करना पड़ेगा और फिर सारे पॉइंटर्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो बड़ी मेहनत का काम है ये। तो वही ट्रेड ऑफ्स होते हैं, बट इन जनरल अभी हैश यूज होता है। अच्छा, अब आते हैं फाइल एलोकेशन पे। फाइल एलोकेशन से मतलब कि हमने फाइल तो क्रिएट कर ली, एफसीबी क्रिएट कर लिया। अब इतनी बड़ी डिस्क में कहाँ रखें, उसे कैसे रखें ताकि मिल जाए हमें जब जरूरत पड़े। तो किस तरीके से फाइल एलोकेट करें, और ऐसा एक सेकंड में बहुत सारी फाइलें बनती हैं, बहुत सारी फाइलें डिलीट होती हैं। तो इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स में लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला तो है कॉन्टिगुअस एलोकेशन। तो पहले मैं सारे लिस्ट कर देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा क्या क्या होता है। लिंक्ड एलोकेशन, इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो ये तीन मेथड होते हैं फाइल एलोकेशन के। कॉन्टिगुअस एलोकेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं लाइक दिस, तो कोई भी जो फाइल आएगी मेरे पास, मैं उसे कॉन्टिगुअसली एलोकेट करूंगा। लेट से एक फाइल ने 3 ब्लॉक ले लिया, फिर उसके बाद वाली फाइल ने 10 ब्लॉक ले लिए, कुछ इस तरीके से, है ना। उसके बाद 2 ब्लॉक की ये फाइल आई, कुछ इस तरीके से। ये होता है कॉन्टिगुअस एलोकेशन। इसमें इशू आपको सामने ही दिख गया होगा कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 ब्लॉक्स की एक नई फाइल डालनी है यहाँ पे। अभी मैं क्या करूं, ये देखो, यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 जगह तो है मेरे पास, लेकिन मैं डाल ही नहीं सकता क्योंकि कंटिग्यूअस जगह है ही नहीं मेरे पास। इस चीज को आपको पता है क्या बोलते हैं? गेस करिए। ये चीज कहाँ देखी थी? जब मेमोरी एलोकेट कर रहे थे तब देखी थी। इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कि भाई जगह तो है लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी जगह छूट जा रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा ये कि भाई ये मुझे यहाँ खिसकाना पड़ेगा, फिर ये खिसकाना पड़ेगा, तब जाके 5 जगह लास्ट में खाली होंगी, तब मैं उसमें फाइल डालूंगा। और ये जो अभी चीज मैंने की कि भाई ये चीजें खिसका के फिर लास्ट में जगह बना दी, वहां पे फाइल डाल दी, ये चीज भी आपको पता है क्या होती है? इसको भी एक बार पॉज करके गेस करिएगा। इस चीज को बोलते हैं डिफ्रैगमेंटेशन। देखा था मेमोरी में, यहाँ पे भी होता है। और if I were to go ahead and do this, go to properties and then I go to tools, so you can see I have an option to optimize and defragment drive। फिलहाल ये contiguous तो नहीं यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी defragmentation का ऑप्शन देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रैगमेंटेशन। तो कंटिग्यूअस की बात हो गई, अब आते हैं लिंक्ड एलोकेशन पे। लिंक्ड एलोकेशन, व्हाट लिंक्ड एलोकेशन डज इज कि लेट्स से हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और लेट्स से 3 ब्लॉक्स हमें एलोकेट करने हैं फाइल के। तो क्या होगा कि फाइल लेट से हमने एक ब्लॉक ये एलोकेट किया, दूसरा ये वाला कर दिया, तीसरा ये वाला कर दिया, और हर ब्लॉक में एक पॉइंटर हमने ऐड कर दिया कि अगला ब्लॉक यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं लिंक्ड एलोकेशन। लिंक लिस्ट की तरह काम करता है। तो डायरेक्टरी जो थी ना, अपनी डायरेक्टरी F1 था, वो हमको एक लोकेशन देता था। तो अब यहाँ पे क्या क्या आएगा? F1 हमको एक स्टार्ट लोकेशन देगा और एक एंड लोकेशन भी देगा कि भाई जंप करते करते तो जाना है, लेकिन कहाँ पे खत्म करना है उसे, ये भी रखा जाएगा डायरेक्टरी में। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस जो है एक पॉइंटर को दे दिया कि भाई अगला फाइल का एड्रेस कहाँ पे है, अगले टुकड़े का एड्रेस। तो इससे क्या होता है, डिस्क का ऑलमोस्ट 1% हिस्सा यूज हो जाता है केवल पॉइंटर देने में। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं कि क्लस्टर्स बना लेते हैं कि यार ये इतना बड़ा एक क्लस्टर बना लिया, इसके अंदर कंटिग्यूअस होगा, इसके बाहर पॉइंटर्स हो सकते हैं। तो क्लस्टर्स एक दूसरे को पॉइंट करने लगते हैं, क्लस्टर्स को पॉइंट करने लगते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये पॉइंटर का वजन कम हो जाता है। तो इसमें थोड़ी समस्या ये आती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक पॉइंटर डैमेज हो गया, कुछ खराब हो गया, बिट गड़बड़ हो गई, बैड सेक्टर्स आ गए, तो भाई पूरी फाइल लॉस्ट हो जाएगी इस हिसाब से। तो आधी फाइल इधर है, आधी फाइल पता नहीं कहाँ है, गायब हो गई। तो कुछ इस तरीके के इश्यूज आते हैं इसमें। अब आप कहेंगे कि यार अच्छा लॉस्ट हो गया, कोई बात नहीं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट से उसको यूज करके रिक्रिएट कर लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि भाई ये जो दूसरा पॉइंटर है ये भी जगह घेरेगा। इसका थोड़ा एक मॉडिफाइड वर्जन यूज होता है FAT में। आपने FAT सुना होगा। जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पे अपना विंडोज का वो खोलिया, इसमें आप देखिए
फाइल सिस्टम लिखा हुआ है NTFS, दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, ये हर डिस्क में आजकल यूज हो रहा है। इसके पहले और अभी भी कुछ पेन ड्राइव्स में या फिर कुछ कुछ स्टोरेजेस में FAT यूज होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। तो NTFS की बात तो बाद में करेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फाइल एलोकेशन टेबल की बात करते हैं। दिस इज लूजली बेस्ड ऑन लिंक्ड एलोकेशन, बट क्या करते हैं कि एक चंक में क्लस्टर बनाते हैं 4 GB का, उसमें यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल बना देते हैं। ये टेबल हमको बताता है कि ये फाइल यहाँ पे होगा, ये फाइल यहाँ पे होगा, कुछ इस तरीके से। अच्छा, आप कहेंगे कि यार ये सब कर ही दिया है तो अब ये FAT में दिक्कत क्या थी, NTFS क्यों बनाया? तो भाई इसलिए बनाया क्योंकि आप इमेजिन करिए कि अगर हम FAT यूज कर रहे हैं और हमें फाइलों को सीक करने के लिए बार बार ये टेबल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इतना हिस्सा कितना ओवर यूज होगा, कितना ज्यादा यूज हो जाएगा इस हिस्से का, है ना। इसीलिए बहुत बड़ी डिस्क्स में ये यूज नहीं होता है। 4 GB तक, 8 GB तक ठीक है, लेकिन उसके बाद बहुत जो बड़ी डिस्क होती है उसमें नहीं यूज होता है FAT। नो डाउट दिस इज फास्ट, बट इट हैज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस। लास्ट अप वी हैव इंडेक्स एलोकेशन। नाम से ही पता चल गया होगा इंडेक्स एलोकेशन क्या होता है। कि भाई एक हमारे पास होगी स्टार्ट लोकेशन, स्टार्ट लोकेशन के बाद होंगे हमारे पास इंडिसेस की फाइल है कहाँ पे। लेट से फाइल को चाहिए थे 3 ब्लॉक, तो एक यहाँ पे है, x लोकेशन है, ये है x+10, और लेट से यहाँ कहीं पे x-5 है। तो ये हमारी इंडेक्सेस हो गई। इंडेक्सेस क्या हुई? 0, 10, -5। तो ये इंडेक्सेस का एक सेट हो गया, इससे हमें पता चल जाएगा फाइल है कहाँ पे। अच्छा, अब ये जो सेट है ये खुद एक ब्लॉक में स्टोर करना पड़ता है। कहाँ करेंगे भाई, ब्लॉकिंग ही तो करेंगे, और कोई जगह ही नहीं। तो इंडेक्स एलोकेशन में इंडेक्सेस को एक ब्लॉक में स्टोर करते हैं और इस सेट के साथ स्टोर करते हैं x मतलब क्या है? ये अपना जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इंडेक्स का एंट्री ब्लॉक, एंट्री के बाद ये इंडेक्सेस स्टोर करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या समस्या आती है? इसमें समस्या ये आएगी कि लेट से ब्लॉक हमारा 4 KB का है, 4 KB, और लेट से एक जो इंटीजर होता है वो होता है 4 बाइट का। 4 बाइट का होता है ना एक इंटीजर, तो 1000 एंट्रीज ये स्टोर कर सकता है। सपोज कि एक बहुत बड़ी फाइल है, उसकी 5000 एंट्रीज है। अब क्या करें? तो करना ये पड़ता है कि इस इंडेक्स स्कीम में करने पड़ते हैं चेंजेस। किस तरीके से वो बताते हैं। पहला तरीका है लिंक्ड इंडेक्स बनाते हैं। मतलब कि 1000 एड्रेस तो मैंने स्टोर कर लिए, अगर 1000 से ऊपर बढ़ रहा है तो आखिरी वाला जो मेरे पास इंटीजर है वो एक पॉइंटर बन जाता है टू द नेक्स्ट इंडेक्स ब्लॉक। तो ये होता है लिंक्ड इंडेक्स। नेक्स्ट अब ये है मल्टी लेवल इंडेक्स। ये क्या होता है? इसमें क्या करते हैं कि जैसे लिंक्ड इंडेक्स में क्या करते थे, इससे दूसरा इंडेक्स ब्लॉक, इससे दूसरा इंडेक्स ब्लॉक। तो ये मल्टी लेवल मतलब ये थोड़ा ट्री के फॉर्म में आ जाता है। इसमें एक की जगह 2, 3 ऐसे कुछ इंडेक्स के ब्लॉक्स हम डाल देते हैं, फिर इसमें भी ब्लॉक्स डाल देंगे, तो थोड़ा है ना इससे एक्सेस तेज हो जाती है। आप ऐसे चलेंगे या आप पैरेलली इसको ऐसे एक्सेस कर लेंगे तो ये जल्दी काम हो जाएगा। लास्टली देयर इज अ कंबाइंड स्कीम। कुछ नहीं होता, बस इन दोनों को जोड़ के ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है कि अगर 4-5 ब्लॉक में काम चल जा रहा है तो लीनियर बना देते हैं, नहीं तो उसको ब्रेक करके ट्री में बनाते जाते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक बी ट्री की तरह। तो कंबाइंड वाला दिखता कैसा है? लेट से कि ये अपना डायरेक्टरी है, ये फाइल है, यहाँ से एक इंडेक्स ब्लॉक निकला होगा। अब इस इंडेक्स ब्लॉक में क्या क्या है? फाइल का डेटा होगा, कुछ मेटा डेटा होगा, नाम नंबर होगा फाइल का। इसके बाद होगा डायरेक्ट ब्लॉक्स। डायरेक्ट ब्लॉक्स मतलब कि सीधे आपका फाइल का ब्लॉक आ जाएगा, डेटा ब्लॉक। उसका होता है लेवल 1 ब्लॉक्स। लेवल 1 ब्लॉक मतलब कि ये एक इंडेक्स ब्लॉक है जिसके अंदर बहुत सारे फाइल के पॉइंटर्स है, फाइल के डेटा पॉइंटर्स है। नेक्स्ट आता है सेकंड लेवल इंडेक्स ब्लॉक, फिर आता है थर्ड लेवल इंडेक्स ब्लॉक। मतलब कि ये बेसिकली ट्री की हाइट है। ट्री की हाइट 0 तो डायरेक्ट ब्लॉक, सीधा डेटा आ गया। ट्री की हाइट 1 तो मतलब कि एक इंटरमीडिएटरी नोड, उसके बाद डेटा नोड्स। 2 मतलब कि 2 इंटरमीडिएटरी नोड्स, फिर डेटा नोड। 3 मतलब, तो इस तरीके से ये अपना कंबाइंड स्कीम चलती है। अच्छा, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आता है, थ्योरी कभी कभी आ जाती है। एक बार सारी स्कीम्स का कंपैरिजन आप एक बार पढ़ लीजिए किताब से। मैं बता तो दूंगा बट बहुत लंबा हो जाएगा, और भी चीजें कवर करनी है अभी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अभी आ जाते हैं वापस। तो फाइल सिस्टम थोड़ा लंबा चल रहा है, मतलब इसमें एक्चुअली थ्योरी बहुत ज्यादा है, इसलिए लंबा चल रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहें, और बाय बाय।